नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में। लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर लगातार सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 487 मामले लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं। तो बता दें कि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए हैं। दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। इस वजह से योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया। बता दें, यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। तो धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से सख्त नजर आए हैं। बता दें कि अभी 27 नवंबर 2020 से धर्मांतरिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया था। बरेली जिले में अब तक धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि बरेली जिले में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से सख्त नजर आए हैं। ये भी बताते कि 27 नवंबर 2020 से धर्मांतरिक रूपांतरण निषेध कानून लाया गया था। वहीं पर ऑनलाइन धर्मांतरण भी अब चल रहा है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण हुआ। इसके बाद से लगातार अब नए मामले धर्मांतरण के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी सख्ती में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 487 मामले लव जिहाद के सामने आए हैं, जबकि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीएम योगी लगातार लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर सीएम योगी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर सीएम योगी एक बार फिर से अपनी सख्ती में आ चुके हैं। 27 नवंबर 2020 से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लाया गया था। वहीं पर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल तक 2023 तक 487 मामले लव जिहाद के दर्ज हुए हैं, जबकि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में अब तक दर्ज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर कहीं ना कहीं अपना सख्त रुख अपनाते हुए कहीं ना कहीं इसके विपरीत काम करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से एक डेटा भी रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में कितने लोगों को अब तक सजा हुई है और कहां कहां इसको लेकर अब कई पुलिस महकमे इस पर कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते रहते हैं कि उनके शासन में धर्मांतरण और साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर एक जो कानून बना है वो पूरी तरह से जमीन पर उतर कर काम कर रहा है। अभी जिससे बात करें तो प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण और साथ ही साथ लव जिहाद के मामलों में इजाफा भी हुआ है। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो 2021 30 अप्रैल से और अप्रैल 2023 की बात की जाए तो अब तक 427 केस लव जिहाद के दर्ज हुए हैं। अगर बात की जाए तो बरेली और साथ ही साथ आस पड़ोस के जनपदों में कहीं ना कहीं ये मामला ज्यादा देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो 185 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामला प्रकाश में आया है। धर्मांतरण कानून में अब तक अगर बात की जाए तो 833
से अधिक अरेस्टिंग हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व रहता है, कोई भी इस घटना अंजाम देता है धर्मांतरण लव जिहाद को, तो उसको 10 साल तक सजा के भी प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। साथ ही आपको बता दें कि शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराने वालों की 10 साल की सजा दी गई है। साथ ही SC ST समाज के लोगों को अगर धर्म परिवर्तन कराया गया जो तो देखिए उन्हें वही हर्जाना और साथ धर्मांतरण ही साथ रैकेट 10 इस लाख तरीके रुपए से देना बढ़ है। रहा है कि देखिए ऑनलाइन धर्मांतरण कराया जा रहा है, दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पैसे की लालच में कहीं ना कहीं धर्मांतरण हुआ करता था और आज भी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जगहों पर पाया गया है। और बीते दिन आपने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जी। धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, मगर पुलिस और साथ ही साथ आम जनमानस की सक्रियता से मामला उजागर हुआ और इसमें कार्रवाई हुई। अगर आपको बता दें कि आपको बताना चाहेंगे कि जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसे 5 साल की सजा देने का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार करती है। और लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार तत्पर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं चलेगा। और इसको लेकर उनके निर्देश को पालन कराने के लिए तमाम जिम्मेदार लगातार तत्पर रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि लव जिहाद को लेकर सीएम योगी सख्त हो चुके हैं, वहीं ऑनलाइन धर्मांतरण के साथ साथ अब नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण भी हो रहे हैं, जिसको लेकर कानून भी बनाया गया। वहीं बरेली जिले में धर्मांतरण सबसे ज्यादा हो रहा है। तो बता दें कि बरेली जिले में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। वहीं लव जिहाद को लेकर सीएम योगी अब एक बार फिर से सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और वाराणसी दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम योगी और ओपी राजभर के बीच मुलाकात की खबरें सामने आई हैं, जिससे सूबे के राजनीतिक सियासी में पारा बढ़ा दिया है। मुलाकात की खबरों के बीच ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा का गठबंधन भाजपा से हो सकता है। इसकी औपचारिकता पर गुरुवार रात मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई। हालांकि अब इस पूरे मामले में ओपी राजभर ने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया है। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा के प्रमुख से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा और भाजपा में गठबंधन हो सकता है। बता दें कि सीएम योगी की मुलाकात राजभर से हुई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सुभाषपा और भाजपा में गठबंधन की कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम पर पहुंचे हुए थे। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी, सबसे पहले तो आपको प्राइम टीवी की तरफ से शादी की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद जी। क्या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन हो सकता है, क्या अरुण जी? ऐसी कोई संभावना नहीं है भैया के। शादी का कार्यक्रम था, सारे लोगों को इनविटेशन दिया था, जिसको आना था वो आया, जिसको नहीं आना तो नहीं है। जी, बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा के प्रमुख से मुलाकात हुई है, तो क्या लोकसभा चुनाव में सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन होगा क्या? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बनारस में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी सर्किट हाउस में अवेलेबल थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए और जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज चैनलों पर चलाए जा रहे हैं कि मुलाकात हुई, ये मुलाकात की जो खबर है वो निराधार है, जान भी नहीं है। कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं वहाँ पर अवेलेबल था। माननीय मंत्री जी बनारस में 8 बजे प्रवेश किए हैं और 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक खुद उनके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये जो खबरें उठी हैं या खबर में
तार्किक तौर पर हैं और एक प्रकार तो अनुमान लगा रहे हैं कि जब एक ही गेस्ट हाउस में दोनों लोग रुके हुए हैं तो जरूर मुलाकात नहीं होगी। पहली बात की मुलाकात की कोई संभावनाएं नहीं ऐसी देखी जा रही हैं। और दूसरी चीज है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रही है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन और इसकी ताकत और इसकी क्षमता जिसको समझ में आएगा वो हमसे बात करेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी किसी से बात नहीं कर रही है। हाँ, पार्टी जरूर इस बात को कह रही है कि पार्टी जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इस वर्ग के हिस्सेदारी की जो बात करेगा, इसकी रक्षा सुरक्षा, इसकी भागीदारी की जो बात करेगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। जी अरुण जी, इसके पहले भी देखा गया था कि सुभाषपा की नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं, तो इसी बीच अब ये खबरें जो आप सुन रहे हैं कि मुलाकात हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी मेहनत के दम पर और अपने नीति और सिद्धांतों के दम पर आज पूर्वांचल के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर दिख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में देश की चाहे जो भी पार्टियां हैं उनको ये अच्छी प्रकार से पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। देश की सरकार में भी कुछ दिन पहले चैनलों पर चलाए जा रहे थे कि 7 सीटों पर राजभर जी का प्रभाव है। जब हम लोगों ने अपना प्रभाव दिखाया तो सारे लोगों ने कहा कि 17 सीटों पर प्रभाव है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 28 से 29 लोकसभा सीटों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी पकड़ बना रखी है और मजबूत पकड़ बना रखी है। हर सीटों पर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक पार्टी के हमारे समर्थक और मतदाता है। आने वाले समयों में स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करने वाली है। तो क्या ये कयास लगाए जाएं कि जो है सुभाषपा भाजपा में गठबंधन कर सकती है? कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा गठबंधन भाजपा से ही हो। भाजपा गठबंधन समाजवादी पार्टी से भी हो सकता है, कांग्रेस से हो सकता है। हमने पहले ही आपको स्पष्ट बताया कि हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस वर्ग की चिंता करते हैं, वो वर्ग जहां अपने आप को सेफ समझेगा, जहां तो उसकी हिस्सेदारी मिल सकेगी, जहां तो उसकी रक्षा सुरक्षा हो सकेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अरुण जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अभी आपकी तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारी 28 लोकसभा सीटों पर बूथ स्तरीय संगठन का निर्माण हमारा चल रहा है। सेक्टर की बैठकें चल रही हैं और उन वर्ग को दल के साथ जोड़ा जा रहा है जिन वर्ग को तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है, धोखा देने का कार्य किया है। राशन दे करके, कुछ और प्रलोभन दे करके लोगों ने वोट लेकर के उस जनता को लावारिस छोड़ने का कार्य किया है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरा सम्मान देकर के अपने साथ जोड़ रही है और जोड़ करके एक मजबूत ताकत तैयार कर रही है। देखिए, वहीं भाजपा के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि ट्वीट करते हुए कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। जयवीर सिंह जी को वो नहीं जानकारी है, कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं हुई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 8 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक मैं खुद था, वहां पर किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब माननीय मंत्री जी सो गए हैं तब हम अपने घर वापस आए हैं, फिर सुबह 6 बजे पहुंच गए हैं। इस बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी अधिकारी थे उनसे भी मेरी बात हुई है। उन लोगों ने भी स्पष्ट रूप से हमसे बताया है कि माननीय राजभर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी। बीजेपी के साथ बताया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सुभाषपा का गठबंधन हो सकता है। इसी के बीच आपने हमारे साथ जुड़े थे अरुण राजभर, जिनसे उन्होंने तमाम इस कयासों के बीच इसको इनकार दिया है। इसके साथ ही हम रुक करते हैं संवाददाता विवेक की तरफ। विवेक, देखिए, अभी अरुण जी ने बताया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि भाजपा और सुभाषपा एक साथ आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। देखिए, अगर बात की जाए तो आम लोकसभा चुनाव से पहले और जिस तरीके से सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां बढ़ी हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर सुभाषपा के नेता हुए थे, चाहे वो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हो या अरुण राजभर हो या अरविंद राजभर हो, सत्ता पक्ष से ज्यादा वो हमलावर विपक्ष पे रहे हैं। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो बातें चल रही थी, लगातार सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलते हैं और जिस तरीके से दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री से मुलाकात करते हैं, ये मुलाकातें सार्वजनिक तौर पे हुई है, किसी से छिपी नहीं है। और एमएलसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से सुभाषपा ने सपोर्ट किया है,
तो ये अंदर खाने ये चीजें चल रही हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से आज बनारस में जिस तरीके से मीडिया को बयान देने में ओम प्रकाश राजभर ने घुमाते हुए कहा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं है, सर्किट हाउस में मैं अपने काम से गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम से गए थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाई जा रही है, लेकिन उन्होंने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक महीन खिलाड़ी है, बहुत महीन खिलाड़ी है राजनीति के। उनको पता है कि कब क्या कैसे बोलना है। वो अभी अपने पत्ते बिल्कुल भी खोल कर जो है वो सामने नहीं रखना चाहते हैं। इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, सत्ता में थे, अलगाव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ गए। समाजवादी पार्टी ने 125 से ज़्यादा विधानसभा में सीटें जीती और वोट परसेंटेज अपने पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्जित किए। उसके बाद सुभाषपा और सपा के अलगाव की खबरें आई और लगातार सुभाषपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिख रही है। बनारस में दिए अपने बयान में उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए तमाम प्रकार की बातें कही। लेकिन अगर बात की जाए मुलाकात की, तो अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि दोनों की मुलाकात तो हुई है। अगर कुछ महीने पहले देखे, लगभग 6-8 महीने पहले की बात करें तो गृह मंत्री से भी मुलाकात हो चुकी थी ओम प्रकाश राजभर की। और ये तय माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले एनडीए में सुभाषपा शामिल हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर अपने लिए एक अवसर देख रहे हैं, जहां उनको बढ़िया अवसर मिलेगा, जहां से बढ़िया ऑफर मिलेगा, सुभाषपा वहां की तरफ जो है वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी झुकाव जो है सुभाषपा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए इसके पहले भी कह चुकी थी जब समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन हुआ था, और जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ वहां पर समाजवादी पार्टी जीती थी और भाजपा को हार मिली थी। जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो या फिर आजमगढ़ उपचुनाव की बात करें तो सुभाषपा जो है बड़ी मजबूती से अपने गठबंधन वाले दलों के साथ खड़ी रही थी और काफी मेहनत किया था। उसी समय से ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान भी दिया था कि अखिलेश यादव सिर्फ एसी में रह के राजनीति कर रहे हैं, वो सड़क पर उतरना नहीं चाहते। उसके बाद सुभाषपा और सपा का अलगाव हुआ और उस पर भी उन्होंने कहा था कि हमको बता के कुछ नहीं कहा गया, हमसे कुछ चर्चा नहीं की गई। उन्होंने अंदर ही अंदर खाने डिसाइड कर लिया गया कि हमें अब आगे और रास्ता नहीं तय करना है। उसके बाद सुभाषपा की गतिविधियां, नजदीकियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़ती चली गई। कई बार डिप्टी सीएम से इनकी मुलाकात हुई, बाकायदा ये डिप्टी सीएम के साथ एमएलसी उपचुनाव में वोट करने गए थे। और उसके बाद वोट करने के बाद दोनों की विक्ट्री साइन के साथ फोटो आई थी। दयाशंकर सिंह इनके कार्यालय पर जाकर इनसे मुलाकात कर चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात कई बार सार्वजनिक जगहों पे हो चुकी है। ये तय माना जा रहा है कि सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना प्रेफर कर रही है, लेकिन पत्ते अभी ओम प्रकाश राजभर अपने खोलना नहीं चाहते हैं। पूरी तरीके से कोई भी जानकारी अपनी पार्टी की रणनीति की मीडिया में नहीं आना देना चाहते हैं। काफी महीन खिलाड़ी है राजनीति के ओम प्रकाश राजभर, उनको पता है कब कहाँ कैसा मूव करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या परिस्थितियां रखनी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उनके पुत्र की शादी हुई थी, उस शादी से लेकर रिसेप्शन तक तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे थे, तमाम ऐसे विपक्ष के नेता पहुंचे थे। सभी दलों को उन्होंने बुलाया था। ये एक शिष्टाचार भेंट हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से गुपचुप तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात वाराणसी के सर्किट हाउस में हुई है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात चल रही है कि सुभाषपा जो है आम चुनाव में भाजपा के साथ जाना चाहती है, एनडीए में शामिल होना चाहती है। और इसके साथ सुभाषपा प्रमुख जो है वो केंद्र की राजनीति में बात नहीं कर रही है, यानी कि ओपी राजभर आपने जिस तरीके से बताया कि महीन खिलाड़ी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब बेहतर ऑफर के इंतजार में हैं कि जिस पार्टी से हमें बेहतर ऑफर मिलेगा हम उसी के साथ गठबंधन कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलिए कि उन्होंने निर्णय कर लिया है कि वो कहाँ जाएंगे। बस वो कंफर्म करने के लिए या ये कह सकते हैं कि ये चीज़ों को कंफर्म करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। बाकी लोगों से इनकी मुलाकात के सिलसिले जारी रहते हैं। बस ये अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं कि हम भाजपा के साथ आना चाहते हैं, ताकि वो अलग अलग मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को घेर सके और हर मुद्दे पर सबकी राय एक साथ रख सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सभी लोग एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन सभी विपक्षी दल एक मंच पे आ जाएंगे, चाहे वो बसपा प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती हो, तमाम विपक्षी दल जितने भी देश के हैं, क्षेत्रीय दल, अगर जिस दिन वो सभी एक साथ आ जाएंगे, उसके 2 घंटे पहले भी अगर मुझे न्योता मिलेगा तो मैं उन सबसे पहले उस मंच पे
खड़ा रहूंगा। तो इस तरीके से भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये तय हो चुका है कि सुभाषपा इस आम चुनाव में किसके साथ खड़ी रहने वाली है। और जहां तक माना जा रहा है कि सुभाषपा प्रमुख जो है अब वो केंद्र की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाएंगे। हो सकता है वो कि लोकसभा का वो चुनाव लड़े और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो कैबिनेट में भी मंत्री पद जो है उनको मिल सकता है। फिलहाल इस पर जो है सुभाषपा काम कर रही है और अंदर खाने चीजें काफी कुछ तय हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, चुनाव का समय आता रहेगा, चीजें अपने आप नंदनी क्लियर हो जाएंगी। जी, लेकिन अगर मान लिया जाए कि सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन हो गया तो किन किन पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो इसके पहले भी सुभाषपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही थी। जब पहली बार 34 सालों बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो सुभाषपा उसमें सहयोगी दल थी। उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ चीजों पे अलग अलग मुद्दों पे विचार अलग थे, सुभाषपा ने अपना रास्ता अलग कर लिया। फिर वो विपक्ष की भूमिका एक तरीके से निभाने लगी और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गई, क्योंकि सुभाषपा को आशंका था कि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर जो है वो हावी होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राशन और प्रशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई और जिस तरीके से 34 साल बाद दोबारा किसी पार्टी को बहुमत मिला है, उसके बाद से अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 8-10 महीने का समय शेष है। सुभाषपा जो है फिर से अपनी जो उपलब्धता है वो जता रही है, अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम मिल रहे हैं, परिवहन मंत्री मिल रहे हैं, खुद ओपी राजभर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपनी उपयोगिता साबित की है, इसीलिए प्रदेश की राजनीति में उनकी पूछ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि सीएम योगी और ओपी राजभर की मुलाकात को लेकर यूपी में सियासी पारा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और सुभाषपा में गठबंधन हो सकता है। संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया था। एसआईटी सहित पुलिस अधिकारियों और केस विवेचक ने शूटर विजय से लंबी पूछताछ की। ज्यादातर सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध ली, या तो शूटर विजय यादव ने पुराने बयान दोहराए। साजिशकर्ता के नाम पर शूटर विजय चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि शूटर विजय ने जो बयान दिए हैं उसकी हकीकत परखने के लिए पुलिस उन सभी जगहों पर आज उसे ले जाएगी। तो शूटर विजय यादव से लगातार पूछताछ चल रही है। जीवा हत्याकांड मामले को लेकर शूटर विजय यादव से पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी जो है अपने बयान को दोहराते हुए नजर आ रहा है, वो खुलकर बातें नहीं कर रहा है। तो बता दें कि अधिकतर सवालों पर गुमराह करता दिख रहा है शूटर विजय यादव। बताया जा रहा है कि वही अपनी वो साजिशकर्ता जो है बयान को दोहराते हुए नजर आ रहा है। शूटर विजय यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर आरोपी विजय यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया था। एसआईटी सहित पुलिस अधिकारियों और केस विवेचक ने शूटर विजय यादव से लंबी पूछताछ की। ज्यादातर सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध ली, या तो शूटर विजय यादव ने पुराने बयान दोहरा दिए। साजिशकर्ता के नाम पर शूटर विजय चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि शूटर विजय ने जो बयान दिए हैं उसकी हकीकत परखने के लिए पुलिस ने उन सभी जगहों पर आज उसे ले जाएगी। तो लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव जीवा हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी विजय यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लखनऊ के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े ही संजीव को ताबड़तोड़ गोली से भून दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था विजय यादव, जिससे लगातार एसआईटी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। तो संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया था। एसआईटी सहित पुलिस अधिकारियों और केस विवेचक ने शूटर विजय से लंबी पूछताछ की है। ज्यादातर सवालों पर आरोपी ने या तो चुप्पी साध ली है, या तो शूटर विजय यादव ने पुराने बयान अपने दोहरा दिए हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि साजिशकर्ता के नाम पर शूटर विजय यादव ने चुप्पी साधे हुए हैं। शूटर विजय ने जो बयान दिए हैं उसकी हकीकत परखने के लिए पुलिस उन सभी जगहों पर आज उसे दोबारा लेकर जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, विजय यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। या तो बताया जा रहा है कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, या तो फिर वो अपने वही बयान दोहरा दे रहा है।
देखिए, जिस तरीके से संजीव जीवा के हत्यारे जो है विजय को रिमांड पर लिया गया है, 3 दिनों की रिमांड मंजूर की गई। फिलहाल कल जिस तरीके से विजय को पूछताछ के लिए जेल से चौक कोतवाली लाया गया है और चौक कोतवाली में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। उस सुरक्षा के बीच देर रात जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी विजय यादव से पूछताछ की थी, तो लेकिन पूछताछ में कुछ खास जवाब नहीं मिले हैं। जैसे कि जो सवाल ये कहा जा रहा था कि आखिर विजय यादव की उसका सहयोग कौन कर रहा था, उसको असलहा कहाँ दिया गया था, जो डील हुई थी वो डील कहाँ पर हुई थी, या फिर कोर्ट परिसर में उसका सहयोगी कौन था। फिलहाल ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए जिस तरीके से रिमांड पर लिया गया है, तो लेकिन रिमांड पर अभी कुछ खास जवाब नहीं मिला। जैसे कई ऐसे सवाल भी किए गए थे जिस पर जो है विजय यादव ने एकदम चुप्पी साध रखी थी, लेकिन इसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो उसका जो बयान वायरल हो रहा था उस बयान को ही वो दोहराता रहा और आखिरकार जब उस बयान को तो दोबारा घुमा फिरा के पूछा गया तो उन बयानों पर भी विजय यादव ने चुप्पी साध ली थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो पूछताछ हो रही है, क्योंकि 3 दिनों के अंदर जो रिमांड है उस रिमांड के दौरान इन्हें पूरी पूछताछ करनी है और उसके बाद भी अगर इनकी पूछताछ पूरी नहीं हो पाती है तो आगे भी रिमांड बढ़ाने की जो बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इस हत्याकांड मामले में जो कहा जा रहा था कि मुंबई कनेक्शन है, बहराइच कनेक्शन है या फिर नेपाल, क्योंकि ये ऐसे कई कनेक्शन जो सामने आ रहे थे उन जगहों पर ले जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से एसआईटी की टीम गठित की गई थी, एसआईटी की टीम भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, तो उसके साथ अब जो रिमांड पर लिया गया है उस रिमांड पर भी जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उसमें भी कुछ खास अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल इस मामले में देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, पूछताछ में क्या कुछ जो असली साजिश करता है क्या उस तक पुलिस पहुंच पाएगी, क्योंकि ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर पुलिस लगातार इस मामले में नेपाल से कनेक्शन था, नेपाल का सिम बरामद हुआ था, मोबाइल फोन भी वहीं का बरामद हुआ था, तो नेपाल से कनेक्शन क्या है? देखिए, जो नेपाल के काठमांडू की जो बात सामने आ रही थी, वहां का जो नाम अशरफ लिया जा रहा था, उस अशरफ के मामले में भी अभी किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जिस तरीके से अशरफ की बात सामने आ रही थी, ये अशरफ कौन है, अभी इस मामले में भी कुछ खास जवाब नहीं दिया गया है विजय की तरफ से। क्योंकि विजय की तरफ से जो अभी तक बयान दिया जा रहा था कि जो अशरफ का भाई आतिफ है जो लखनऊ जेल में बंद है, उससे जो है इसके द्वारा जो है संजीव माहेश्वरी के द्वारा जो उसके साथ अभद्रता की जा रही थी, उसके साथ जिस तरीके से हरकतें की गई थी उसको लेकर के उसकी हत्या कराई गई थी। लेकिन अभी इस मामले में किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में जेल सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि जेल के अंदर 4 आतिफ नामक युवक जो है वो बंद है, लेकिन किसी को भी संजीव माहेश्वरी के आसपास नहीं रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से संजीव माहेश्वरी को लखनऊ की गोसाईगंज में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, उसके इर्द गिर्द किसी भी कैदी को नहीं रखा गया, तो फिर आखिर ये कौन आतिफ है जो उस तक पहुंच रहा था जिससे अभद्रता का मामला सामने आया, क्योंकि जो 4 आतिफ नाम के शख्स हैं उनका भी किसी तरह का नेपाल कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, जिस तरीके से जेल सूत्रों के द्वारा बताया गया। तो इस मामले को लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि जो शूटर विजय यादव है वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि इस घटना के पीछे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसी बड़े माफिया का हाथ है या फिर जिस तरीके से बात की जाए किसी सफेद पोश नेता का हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से गैंगवॉर की आशंका काफी समय से जाहिर की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि 2 गैंगों के बीच जिस तरीके से गैंगवॉर की आशंका जाहिर की जा रही है और इसमें किसी न किसी शूटर की हत्या भी की जा सकती है और उसी बीच संजीव जीवा माहेश्वरी की यह हत्या हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जो बदमाश है, जो माफिया है, उनका भी इसमें कनेक्शन है। लेकिन अभी किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है, क्योंकि पुलिस के लिए ये सवाल एक बड़ा बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जब तक इसका हाथ कौन है, इसके पीछे कौन सहयोग कर रहा है, जब तक उसका नहीं पता चलेगा तो फिर तब तक इस साजिशकर्ता का भी पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ी एक घटना है, क्योंकि इस घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस पर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी सवाल खड़े हुए थे। अब फिलहाल सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से 3 दिनों की रिमांड मिली है, क्या उस रिमांड में जो साक्ष्य हैं क्या वो साक्ष्य इकट्ठा कर पाएंगे, या फिर जिस तरीके से सीन रिक्रिएशन किया गया था उसमें भी क्या कुछ जो लापरवाहियां देखी गई थी, क्या विजय को कोर्ट भी ले जाया जाएगा जहां पर इसने इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर किस तरीके से पहुंचा था, उन सब चीजों की भी तहकीकात की जाएगी। फिलहाल ऐसे कई सवाल हैं, क्या उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये बड़ा सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी दावा कर रहे हैं, आपका कलीम। तो बता दें कि संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड मामले से आरोपी विजय यादव से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, तो
बताया जा रहा है कि या तो वो अपने पुराने बयान को दोहरा रहा है या फिर साजिशकर्ता के नाम पर उसने चुप्पी साध ली है। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।